हेलो एवरीवन, दिस इज शिवानी और आज का टॉपिक है कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया स्लैश फॉरेन कंपनी। तो फॉरेन कंपनी के बारे में पढ़ेंगे, बट उससे पहले मैं 4 एक्ट्स पे ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ अलाइड लॉ के। तो अगर किसी को इशू है तो चैनल प्लीज सब्सक्राइब करो और जो है वो 4 एक्ट्स जो है देख लो। अब हम फॉरेन कंपनी पे आते हैं कि फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन दे रखी है सेक्शन 242 के अंदर। ठीक है ना। 242 के अंदर क्या है, कंपनी और जो बॉडी कॉर्पोरेट जो भी इनकॉर्पोरेट हुई है आउटसाइड इंडिया, ठीक है ना, जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है, विच हैज अ प्लेस ऑफ अ बिजनेस इन इंडिया वेदर इटसेल्फ और थ्रू एजेंट फिजिकल और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। इसका क्या मतलब है, जो भी कंपनी इंडिया के बाहर बनी है, जिसका जन्म इंडिया के बाहर हुआ है, वो क्या हो गया, फॉरनर, फॉरेन कंपनी। नाउ विच हैज अ प्लेस ऑफ अ बिजनेस इन इंडिया, लेकिन उसका प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है, इन इंडिया। ठीक है। वेदर इटसेल्फ, या तो खुद या फिर उसका एजेंट थ्रू हिज एजेंट, या तो हिमसेल्फ या थ्रू एजेंट, फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक मोड। इलेक्ट्रॉनिक मोड का मतलब अलीबाबा हो गया, अमेजोन हो गया, ये सारे, अमेजोन इंडिया का नहीं है तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मोड। फिजिकल मतलब कि शॉप यहाँ पे खोली, स्टोर्स यहाँ पे खोली है, जैसे एडिडास, नाइकी, रिबॉक, ये सारे के सारे, तो दैट इज फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक मोड। ठीक है। थ्रू एजेंट, एजेंट के थ्रू, और इटसेल्फ। तो कोई भी जो कंपनी है जो इंडिया में नहीं बनी और वो काम कर रही है या तो खुद या थ्रू एजेंट, फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू, एंड कंडक्ट एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया इन एनी अदर मैनर। और अगर कोई और भी अदर मैनर होती है ना इलेक्ट्रॉनिक और फिजिकल के अलावा, तो उस मैनर में, राइट, किसी और मैनर में, बस कंपनी कहाँ होनी नहीं चाहिए, इनकॉर्पोरेटेड, इंडिया के अंदर नहीं होनी चाहिए। नाउ सेक्शन 379, एप्लीकेबिलिटी ऑफ एक्ट टू फॉरेन कंपनीज। अब एक्ट जो है ये है चैप्टर 22 ऑफ द कंपनीज एक्ट, हाँ लिखा हुआ है। ठीक है। अब ये सारे के सारे रोमन में लिखने हैं, 10-10-22 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर जो है चैप्टर में ये फॉरेन कंपनी के बारे में बता रखा है। ठीक है। अब नाउ एप्लीकेशन ऑफ एक्ट ऑफ फॉरेन कंपनी। ठीक है। तो एप्लीकेबल क्या होगा, सेक्शन 380 से लेके 386 तक, 392 एंड 393 जो है ये फॉरेन कंपनी के सारे सेक्शन है। अगर सीजी का मन करता है तो सीजी क्या कर देता है, एग्जेम्प्ट कर देता है किसी सेक्शन से, यार रहने दो, ये मत करो। ठीक है, मतलब तुम्हें एग्जेम्पशन है, तो वो क्या कर सकता है, सीजी एट इट ओन डिस्क्रिशन जो है एग्जेम्प्ट कर सकता है। applicability of prescribed provisions to certain foreign company। अब जो ये प्रोविजंस जो प्रिस्क्राइब्ड है, मतलब फॉरेन कंपनी पे जो प्रोविजंस लग रहे हैं वो किस पे लगेंगे, वेयर नॉट लेस देन 50%, 50% से कम ना हो, ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल वेदर इक्विटी और प्रेफरेंस, और पार्टली इक्विटी और पार्टली प्रेफरेंस ऑफ अ फॉरेन कंपनी हेल्ड बाय। ठीक है। नॉट लेस देन 50%। व्हाट इज एप्लीकेबिलिटी ऑफ प्रिस्क्राइब प्रोविजन, प्रोविजंस ये फॉरेन कंपनी के, नॉट लेस देन 50% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, इक्विटी ऑफ प्रेफरेंस, पार्टली इक्विटी एंड पार्टली प्रेफरेंस ऑफ फॉरेन कंपनी हेल्ड बाय वन और मोर सिटीजन ऑफ इंडिया, एक या एक से ज्यादा, एक, वन और मोर सिटीजन ऑफ इंडिया, वन और मोर कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, एंड वन और मोर सिटीजन ऑफ इंडिया एंड कंपनीज। ठीक है ना। तो ये जो है नॉट लेस देन 50%, कहाँ कहाँ प्रिस्क्राइब प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे सर्टेन फॉरेन कंपनीज पे, जहां पे नॉट लेस देन 50% जो है किसी भी इंडियन पर्सन ने, ठीक है, या फिर कोई कंपनी, या तो पर्सन या कोई कंपनी, आर्टिफिशियल पर्सन या पर्सन, ठीक है, वन और मोर, ठीक है, और दोनों, दोनों भी हो सकता है, और बोथ, ये वाली है, वेदर इक्विटी और प्रेफरेंस, पार्टली इक्विटी पार्टली प्रेफरेंस ऑफ अ फॉरेन कंपनी हेल्ड बाय। ठीक है ना। नाउ डॉक्यूमेंट एक्सेट्रा टू बी डिलीवर्ड बाय फॉरेन कंपनी। अब कोई पर्सन फॉरेन से आया, कोई कंपनी फॉरेन से आई है, तो वो अपने डॉक्यूमेंट्स देगी ना आरओसी को, रजिस्ट्रार को। नॉर्मली जैसे इंडिया में भी कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो वो अपने एओए, एमओए, आर्टिकल्स, ये सारी की सारी चीजें, प्रोस्पेक्टस अगर जो है पब्लिक इशू करना है, वो सारे के सारे क्या है, जो है अथॉरिटीज को देती है, राइट, चाहे सेबी हो गया चाहे रजिस्ट्रार हो गया। नाउ अब इसको क्या देना है, इसको देना है इंस्ट्रूमेंट डिफाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, तुम बने कैसे हो, कॉन्स्टिट्यूशन, स्टैट्यूट, मेमोरेंडम और आर्टिकल। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, स्टैट्यूट मतलब एज पर लॉ, तुम कौन सी लॉ से बने हो, कंपनी हो या बॉडी कॉर्पोरेट हो या कुछ और चीज हो,
तो इंस्ट्रूमेंट डिफाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑल्दो हाँ ये जो है सिर्फ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट्स के ऊपर जो है बात कर रहे हैं, क्योंकि जब हमने फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन पढ़ी थी तो वहां पे भी क्या था, एक कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। ठीक है, तो दो ही के बारे में है, सोसाइटी, ट्रस्ट, एसोसिएशंस, इनको मत ले आना। ठीक है ना, तो इंस्ट्रूमेंट डिफाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, स्टैट्यूट, मेमोरेंडम और आर्टिकल। ठीक है, सर्टिफाइड ट्रांसलेशन इंग्लिश मींस अगर फॉरेन कंपनी, अब कंपनी जो है इटली की है तो वहां पे इटालियन चलती है, तो वो अपना मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हमें इटालियन में दे देगा और रजिस्ट्रार को कुछ समझ नहीं आएगा, तो वो क्या कहता है, इसको सर्टिफाइड ट्रांसलेशन इंग्लिश। सर्टिफाइड का क्या मतलब है, आप सर्टिफिकेट में सर्टिफाई करते हो कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो ट्रू एंड करेक्ट है, तो सर्टिफाइड ट्रांसलेशन इंग्लिश। इंग्लिश में लिखोगे, इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे और उसके बाद जो है उसको लिखोगे कि जो भी ट्रांसलेशन है वो क्या है, ट्रू एंड करेक्ट है, सर्टिफाइड ट्रांसलेशन। तो ये वर्ड जो है इंपॉर्टेंट है, खाली ट्रांसलेशन नहीं, सर्टिफाइड। नाउ फुल एड्रेस ऑफ प्रिंसिपल ऑफिस। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफिस मतलब कि आप कहाँ से आए हो, पहले ये तो बताओ कहाँ से आए हो, तो मैं इटली से आया हूँ, तो इटली में मेरे ऑफिस का नाम ये है, तो दैट इज अ प्रिंसिपल ऑफिस, जो उसका एड्रेस दे दो, एड्रेस ऑफ प्रिंसिपल ऑफिस। फुल एड्रेस ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, और इंडिया में कहाँ से हो, तो ये चीज है कि फुल एड्रेस ऑफ प्रिंसिपल प्लेस इन इंडिया। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ अ प्लेस ऑफ अ बिजनेस इन इंडिया ऑन अर्लियर ओकेजन, पहले कोई ओपनिंग और क्लोजिंग इंडिया में कर चुके हो, पहले भी कभी आए थे, इन अर्लियर ओकेजन, पहले, तो अपना पुराना डेटा भी दोगे। ठीक है ना, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर एंड सेक्रेटरी, प्रिस्क्राइब पर्टिकुलर्स, स्टडी मैट में जाना, प्रिस्क्राइब पर्टिकुलर्स में जो है आधा पेज दे रखा है, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर है कि आपका नाम क्या है, आपका एड्रेस क्या है, एड्रेस डायरेक्टर जरूरी नहीं इंडिया हो, बाहर का भी हो सकता है, तो आपका एड्रेस क्या है। ठीक है, आपका पासपोर्ट क्या है, क्योंकि फॉरेन है ना, तो पासपोर्ट, डिन, सिन, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है, फादर्स नेम, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है ये मांगी गई है डायरेक्टर्स के लिए और सेक्रेटरी के लिए। ठीक है ना, तो लिस्ट ऑफ डायरेक्टर एंड सेक्रेटरी और प्रिस्क्राइब पर्टिकुलर्स, तो वो पर्टिकुलर्स पूरे आपके दे देंगे। ठीक है, तो एक बार उसको रीड मार लेना, स्टडी मैट पे होगा, 5th या 6th पेज पर होगा, राइट। नेम एंड एड्रेस ऑफ अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया ऑथराइज्ड टू एक्सेप्ट नोटिस और डॉक्यूमेंट, तो नेम एंड एड्रेस ऑफ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, सपोज फॉरेन कंपनी है, फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा था कि बिजनेस कैसे करता है, थ्रू इटसेल्फ, या तो खुद या थ्रू एजेंट। ठीक है ना, तो इसमें यही है कि जो नेम और एड्रेस ऑफ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, अगर डायरेक्टर इटसेल्फ भी है, खुद भी आ रहा है, तो वो इंडिया में रहेगा, तो उनका जो है, जो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया है, PRI है, फेमा की डेफिनेशन में, अगर फेमा को याद करें पीछे से थोड़ा, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया ऑथराइज्ड टू एक्सेप्ट नोटिस और डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो जो पर्सन ऑथराइज है टू एक्सेप्ट नोटिस और डॉक्यूमेंट, ठीक है ना, मींस जो पर्सन इंडिया के अंदर है हम उसको ही तो नोटिस और डॉक्यूमेंट्स देगी ना, रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार किसको कांटेक्ट करेगी, जो इंडिया का जो पर्सन है, तो वो अपने भी पूरे जो है नेम और एड्रेस पर्टिकुलर्स देगा, मतलब एक डायरेक्टर और सेक्रेटरी के तो पर्टिकुलर्स देने ही देने हैं, चाहे वो इंडिया में हो चाहे वो इंडिया के बाहर हो, राइट। नाउ डिक्लेरेशन, नो डायरेक्टर एवर बीन कन्विक्टेड और डीबार्ड फ्रॉम फॉर्मेशन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ कंपनीज, तो डिक्लेरेशन क्या देनी है कि हम कभी कन्विक्टेड नहीं हुए, कोर्ट में कन्विक्ट नहीं करा, और डीबार्ड, डीबार्ड मतलब कोर्ट ने कहा कि नहीं, तुम तो कोई ना तो कंपनी बनाओ ना किसी कंपनी को मैनेज करो, कभी किसी कोर्ट ने हमें डीबार्ड भी नहीं करा, मतलब कर दिया कि नहीं 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 तुम नहीं कर सकते। और कन्विक्टेड मतलब कि कोर्ट के अंदर जाके आपको कन्विक्शन, आपको कोई सेंटेंस हुआ हो या आप पे फाइन लगाओ, तो कि आप जो है, और फाइन और सेंटेंस वो वाला कैसा, फॉर्मेशन और मैनेजमेंट ऑफ कंपनी। ठीक है, और अदर इंफॉर्मेशन जो प्रिस्क्राइब्ड है, जो इंफॉर्मेशन कही गई है वो, फॉरेन कंपनी फाइल डॉक्यूमेंट विद इन 30 days of establishment of a place of a business in India, form FC1 plus fees prescribed। ना, जो फॉरेन कंपनी है, जो भी ऊपर हमने सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़े, ठीक है, वो रजिस्ट्रार को कितने दिन में देगी, 30 days के अंदर, जब उसका प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है, इंडिया के अंदर स्टैब्लिश हो जाएगा। एप्लीकेशन सपोर्टेड विद अटेस्टेड कॉपी ऑफ RBI अंडर फेमा, और अगर जो एप्लीकेशन है अगर उसे सपोर्ट या अटेस्टेड होना है जो RBI के थ्रू, जो फेमा एक्ट में लगता है, क्योंकि फॉरेन से पैसा
आ रहा है, कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही है, तो वो सारा फेमा में जाएगा, ठीक है, कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट के लिए। और अगर ट्रस्ट, एसोसिएशन, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए पैसा आ रहा है तो FCRA लगेगा, ठीक है। तो अभी ये क्या है, हम बिजनेस के कंटेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे FCRA कहीं नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ फेमा आएगा कि अगर फेमा की जो है ये सारे का सारा जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, ये फॉर्म FC1 में जाएगी, डिक्लेरेशन प्लस फीस जाएगी। और अगर ये एप्लीकेशन जो है सपोर्ट होगी किसी अटेस्टेड कॉपी ऑफ RBI अंडर फेमा, क्योंकि अगर किसी ने कंपनी यहाँ करी है तो डेफिनेटली फंड्स भी भेजे होंगे, तो वो अटेस्टेड कॉपी अंडर फेमा होगी। और अदर अप्रूवल ऑफ फॉर फॉरेन करेंसी, अदर अप्रूवल जो है, और अगर कोई अदर अप्रूवल चाहिए वो। ऑफिस वेयर डॉक्यूमेंट इज डिलीवर्ड, अब ये डॉक्यूमेंट्स जो है जो हम रजिस्ट्रार को देते हैं वो कहाँ डिलीवर होते हैं, ठीक है, डिलीवर टू हैविंग अ जुरिडिक्शन ओवर न्यू दिल्ली। नाउ सपोज अगर किसी ने फॉरेन कंपनी खोली बॉम्बे में, तो वो अगर हम किसी ने नॉर्मली, इसको भी छोड़ो, किसी ने नॉर्मल कंपनी खोली, इंडिया के पर्सन ने एक कंपनी खोली बॉम्बे के अंदर, तो वो कौन सा रजिस्ट्रार के पास जाएगा? बॉम्बे मतलब मुंबई वाले, राइट, जो महाराष्ट्र में लगते होंगे जितने भी जोन्स के हिसाब से। अगर दिल्ली में खोली तो दिल्ली में, चेन्नई में खोली तो चेन्नई के रजिस्ट्रार के पास। लेकिन जो अगर फॉरेन कंपनी इंडिया के किसी भी स्टेट में ओपन हुई, तो लेकिन वो अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कहाँ कराएगी? न्यू दिल्ली, उस रजिस्ट्रार के पास जिसकी जुरिडिक्शन जो है न्यू दिल्ली में। फीस प्रिस्क्राइब, ऑब्वियसली फीस देगी, ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया। इफ एनी फॉरेन कंपनी सीजेस, रुक गई है, मतलब अब उसको फॉरेन ऑपरेशन नहीं करना है, अब वो इंडिया में काम नहीं कर रही है, टू हैव अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, गिव अ नोटिस ऑफ अ फैक्ट टू द रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार को फैक्ट्स बताएगी कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ, और अब या फिर ये कह देगी सिंपल कि मेरा मन नहीं है इंडिया में काम करने का। फ्रॉम दैट डेट द ऑब्लिगेशन ऑफ अ कंपनी टू डिलीवर डॉक्यूमेंट टू द रजिस्ट्रार सीजेस, जो डॉक्यूमेंट्स जो है जो देने पड़ते हैं, ये तो फॉर्मेशन वाले डॉक्यूमेंट्स थे जो उसने दिए, प्लस वो वाले डॉक्यूमेंट्स भी देने पड़ते हैं, एनुअल रिटर्न के, फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी फाइल होती हैं, तो ये सारे के सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स जो डिलीवर करने से फिर उसके पास कोई ऑब्लिगेशन नहीं बचेगी, जिस टाइम से वो सीज कर देगी अपने इंडिया के ऑपरेशंस, और वो रजिस्ट्रार को नोटिस भी दे देगी फैक्ट्स का कि मैंने सीज कर दिया ऑपरेशन, ठीक है। नाउ ऑल्टरेशन, ऑल्टरेशन मतलब चेंजेस, चेंजेस विद इन 30 डेज इंटीमेट रजिस्ट्रार इनफॉर्म FC2। तो अगर कोई चेंज आता है, कोई ऑल्टरेशन आती है, डायरेक्टर्स में चेंज आ गया, जो पर्सन जो हमने जो रेजिडेंट इन इंडिया था जिसको हम सारे नोटिस भिजवा रहे थे उसमें चेंज आ गया, तो हम विद इन 30 डेज जो है जो चेंज हुआ है इंटीमेट कर देंगे रजिस्ट्रार को इनफॉर्म FC2। तो चेंज करेंगे FC2, फर्स्ट टाइम जो इनकॉर्पोरेशन के जो डॉक्यूमेंट्स थे वो देंगे FC1 के अंदर, राइट। अकाउंट्स ऑफ अ फॉरेन कंपनी, बैलेंस शीट एंड P&L एज पर शेड्यूल 3, ये तो हमारे नॉर्मल कंपनी के भी शेड्यूल 3 में ही बनते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स अनेक्स शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द चैप्टर 9 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो चैप्टर 9 के अंदर डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से अटैच होने हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के साथ, उन सब की जो है चैप्टर 9 में बता रखा है कंपनीज एक्ट के, तो वो वाले सारे डॉक्यूमेंट्स। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द पेरेंट कंपनी, ये तो हो गए उसके इंडियन ऑपरेशन, बैलेंस शीट और P&L शेड्यूल 3 के हिसाब से डॉक्यूमेंट्स नहीं। अब उसको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी चाहिए ऑफ अ पेरेंट कंपनी, सबमिटेड इंग्लिश सर्टिफाइड ट्रांसलेशन, उसको कंसोलिडेटेड भी चाहिए, बाहर की जो मतलब जो पेरेंट कंपनी की होगी, मतलब जो वो बाहर के, जो इंडिया के बाहर की कंट्री में बने होंगे कंसोलिडेटेड, वो भी उसको सारे कहाँ चाहिए? सर्टिफाइड इंग्लिश ट्रांसलेशन में सबमिट होते हैं। फाइल विद द रजिस्ट्रार इनफॉर्म FC3, ठीक है। तो पहला इनकॉर्पोरेट जब होने लगी और उसके जो डॉक्यूमेंट्स कराए वो FC1 में, ऑल्ट्रेशन के FC2 में, और अगर जो नॉर्मल जो हर साल देने पड़ता है एनुअल बैलेंस शीट और P&L वो FC3 के अंदर, ठीक है। ये सारे के सारे फॉर्म नंबर्स हमारी स्टडी मैट में दे रखे हैं। FCRA में भी बहुत सारे फॉर्म नंबर है, पर FCRA में स्टडी मैट में एक भी जो है फॉर्म नंबर नहीं दे रखा है, तो स्टडी मैट में लेकिन इस वाले जो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया उसमें फॉर्म्स दे रखे हैं, तो इसलिए मैंने ये सारे फॉर्म्स लिखे हैं और शायद ये पेपर में आपको भी लिखने पड़ेंगे, ठीक है ना, याद कर पाए तो। अकॉर्डिंग टू द कंपनीज रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन कंपनी रूल्स 2014
एज पर द रूल्स फर्दर। तो उसने अभी क्या दिया है, उसने अपनी नॉर्मल बैलेंस शीट P&L डॉक्यूमेंट्स अटैच कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ पेरेंट कंपनी सर्टिफाइड ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश, ठीक है ना, और जो है उसको और क्या डॉक्यूमेंट्स देने हैं, स्टेटमेंट ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हमने ऑडिट में भी पढ़ते हैं, ठीक है, हम अकाउंट्स में भी हमारे इंड एएस भी है और एएस भी है, एएस 18 और इंड एएस 24, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ रिपेट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। रिपेट्रिएशन का कॉन्सेप्ट हमने फेमा में पढ़ा था कि जो है अपना जो प्रॉफिट है उसको रिपेट्रिएट, टू ब्रिंग बैक, वो रिपेट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एंड स्टेटमेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ फंड्स इंक्लूडिंग डिविडेंड्स। तो अगर आप डिविडेंड जो है बाहर दे रहे हो, इंडिया के बाहर दे रहे हो, तो वो भी जो है ट्रांसफर ऑफ फंड है, ठीक है, तो वो भी आप उसकी भी स्टेटमेंट बनाओगे। तो स्टेटमेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ फंड जो आप डिविडेंड के थ्रू दे रहे हो, मतलब इंक्लूडिंग डिविडेंड, और भी अगर कोई अदर फंड्स भी ट्रांसफर कर रहे हो तो वो स्टेटमेंट ऑफ रिपेट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड स्टेटमेंट ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। Delivered to registrar within 6 months of closing of financial year of foreign company to which the documents जो है relate। ये सारे के सारे विद इन 6 मंथ्स ऑफ क्लोजिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर, क्योंकि हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है नॉर्मल मार्च में और हम जाके रिटर्न भरते हैं सितंबर के एंड में, तो ये 6 मंथ्स नॉर्मली भी होते हैं और ये 6 मंथ्स फॉरेन कंपनी के लिए भी है, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ फॉरेन कंपनी, ऑडिट कौन करेगा, हमेशा सीए करता है या फर्म ऑफ सीए करता है। प्रोविजन ऑफ चैप्टर 10 ऑडिट ऑफ ऑडिटर्स रूल्स एप्लीकेबल टू फॉरेन कंपनी। तो चैप्टर नंबर जो 10 है, ऑडिट एंड ऑडिटर्स वाला जो रूल्स है वो सारे के सारे फॉरेन कंपनी पे लगते हैं। तो चैप्टर 10 लग गया, चैप्टर 9 लग गया अब तक ना। डिस्प्ले ऑफ नेम एक्सेट्रा ऑफ फॉरेन कंपनी। तो ड्यूटी टू एग्जिबिट नेम एक्सेट्रा आउटसाइड एवरी प्लेस ऑफ अ बिजनेस ऑफ एवरी प्लेस ऑफ बिजनेस। इसका मतलब क्या है कि जहां पे भी आपका ऑफिस होगा, आप इटसेल्फ और थ्रू एजेंट, ठीक है, वहां वहां जितने भी ऑफिसेस बनाए गए हैं वहां आपका नाम डिस्प्ले होगा, हर कोई करता है। व्हाट टू एग्जिबिट, अब क्या एग्जिबिट करना है, तो आउटसाइड एवरी प्लेस ऑफ अ बिजनेस ये करना याद कि प्लेस ऑफ बिजनेस, नेम, कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन, नाम, अपना नाम बताओ, ठीक है। कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कहाँ इनकॉर्पोरेट हुए, मतलब फॉरेन कंट्री का नाम देना है कि हम लोग जो है ना यूएस से आए हैं, हम लोग चाइना से आए हैं, आजकल तो चाइना वाले आ रहे हैं, ठीक है, हम जापान से आए हैं। एंड फैक्ट्स दैट लायबिलिटी इज लिमिटेड, और लायबिलिटी भी क्या है, वो लिमिटेड है, ठीक है ना। वेयर टू एग्जिबिट, आउटसाइड, बाहर, ऑब्वियसली जो है ऑफिस के अंदर जाके तो नहीं लगाओगे, एडवर्टाइजमेंट करना तो दिखना भी तो चाहिए ना लोगों को, ये तो नहीं है कि हम छुपाकर लगाएंगे। आउटसाइड एवरी प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, तो जहां पे भी इंडिया का जो प्लेस ऑफ बिजनेस है जहां पे आप कर रहे हो, ठीक है, वहां पे आपको अपना नेम, कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन, फैक्ट्स दैट लायबिलिटी इज लिमिटेड, ये जरूर बताना है कि हम लिमिटेड है, अनलिमिटेड लायबिलिटी वाले नहीं है। तो 3 चीज, अपना नाम, इनकॉर्पोरेशन कहां से हो, एंड योर लायबिलिटी इज लिमिटेड, तीसरी चीज है। हाउ टू एग्जिबिट, कॉन्स्पियसली, इजी, कॉन्स्पियसली का मतलब क्या, इजीली सीन और नोटिस, एग्जिबिटेड इन, तो लेजिबल कैरेक्टर इन इंग्लिश एंड लेजिबल कैरेक्टर इन लोकल लैंग्वेज। तो आपकी लोकल लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, लोकल लैंग्वेज का मतलब तमिल में हो, तमिलनाडु में हो तो तमिलियन, ठीक है, और इंग्लिश कैरेक्टर तो आप डेफिनेटली रखोगे ही अपने साथ। ड्यूटी टू एग्जिबिट इट्स नेम एक्सेट्रा इन बिल, लेटर्स एक्सेट्रा। तो फर्स्ट वाला जो हमने पढ़ा था वो था प्लेस ऑफ बिजनेस, जहां पे आपका प्लेस ऑफ बिजनेस है। अब आपको बिल, लेटर एक्सेट्रा जो भी है वहां पे भी आप नाम दिखाते हैं, ऑब्वियसली बिल या लेटर हेड्स पे सब जगह होता है। तो नेम, कंट्री ऑफ और इनकॉर्पोरेशन ऑफ फैक्ट्स लायबिलिटी इज लिमिटेड, सेम चीज। बिजनेस लेटर पे, बिल हेड्स पे, नोटिस पे एंड ऑफिशियल पब्लिकेशन, ठीक है, तो अगर आप ऑफिशियल पब्लिकेशन है तो वहां पे भी ये चीज डिस्प्ले होगी। लेजिबल कैरेक्टर इन इंग्लिश, और ये कहां कर सकते हो आप, इंग्लिश में कर सकते हो। सेक्शन 383, सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट ऑन फॉरेन कंपनी। तो सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट किसको, सर्विंग ऑफ डॉक्यूमेंट मतलब सर्विंग ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ ऑन फॉरेन कंपनी, ये वाला जो है ना, ये है, या ये बात, नेम एंड एड्रेस ऑफ अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया ऑथराइज्ड टू एक्सेप्ट नोटिस और डॉक्यूमेंट्स। तो सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी किसको होंगे, नेम, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया ऑथराइज्ड टू एक्सेप्ट, उसी को होंगे। तो सेम चीज जो है वो यहां बता रखी है।
पर्सन ऑथराइज्ड, रेजिडेंट इन इंडिया, जो भी पर्सन ऑथराइज कर रखा हो उसको। मोड आप हैंड डिलीवरी, ठीक है, हैंड डिलीवरी दे सकते हो, सेंड बाय पोस्ट डाक के थ्रू, एंड सेंड बाय इलेक्ट्रॉनिक मोड, अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक मोड मतलब ईमेल वगैरह, ठीक है, तो आप उसको ईमेल पे भी कर सकते हो, पोस्ट पे भी, और आप जाके उसके हाथ में भी पकड़ा सकते हो, हैंड डिलीवरी भी कर सकते हो। सेक्शन 384 एप्लीकेबिलिटी ऑफ अदर प्रोविजन। अब तो ये तो हो गए ये कंपनीज एक्ट वाले जो नॉर्मल प्रोविजन थे कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ सबमिट कराने हैं, रजिस्ट्रार को कराने हैं, FC1, FC2, FC3, ये सारे हमने पढ़ लिए फॉर्म। अब है अदर प्रोविजन क्या है? अदर प्रोविजन है सेक्शन 71, क्योंकि जब हमने इसका सेकंड सेक्शन जो पढ़ा था इसकी डेफिनेशन के बाद फॉरेन कंपनी के, तो उसमें बता रखा था कि ये सेक्शन से ये सेक्शन, ये सेक्शन से ये सेक्शन फॉरेन कंपनी पे लगते हैं, बट सीजी एग्जेम्प्ट कर सकता है। आप उसमें उनसे अलग जो वो 380 वाले जो लाइन थी उससे अलग जो है सेक्शन 71 और बाकी जितने भी सेक्शंस हैं जो एप्लीकेबल होते हैं। नाउ सेक्शन 71 इज डिबेंचर्स, ये इस पे लगता है। सेक्शन 77 टू 87 रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस, तो अगर आपको चार्ज जो है रजिस्टर कराना है, मतलब आपने बैंक से लोन लिया, आपको चार्ज जो है आपकी जो प्रॉपर्टी है उसका रजिस्ट्रेशन कराना है, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस ये इन फेवर ऑफ अ बैंक, तो ठीक है वो वाली सब चीजें वो भी लगेंगे। 206 से 229 वाला इंस्पेक्शन, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन, ये हमारे सिलेबस में है, ठीक है, तो ये भी लगेगा, ऑब्वियसली ये भी हो सकती है। एप्लीकेबल सब्जेक्ट टू मॉडिफिकेशन कंटेन्ड इन रूल्स सेक्शन 92, इसके अंदर इसको मैंने ये तो नॉर्मल ही है, इसमें क्या है सब्जेक्ट टू मॉडिफिकेशन कंटेन्ड इन रूल, इसमें मॉडिफिकेशन हो सकती है, थोड़े चेंजेस हो सकते हैं। सेक्शन 92 एनुअल रिटर्न 135 CSR, ठीक है। नाउ सेक्शन 128 बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स जब हम पढ़ते हैं तो प्लेस क्या है, केप्ट इन अ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ अ बिजनेस इन इंडिया, जो भी प्रिंसिपल प्लेस है, और पर्टिकुलर्स कंटेन्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट, तो पर्टिकुलर्स कौन कौन से हैं, मनी रिसीव्ड एंड स्पेंड, सेल एंड परचेज, एसेट्स एंड लायबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू इंडियन बिजनेस, तो अपने इंडिया के जो बिजनेस है, ये नहीं कि बाहर पेरेंट का लिया होगे ना, मनी रिसीव्ड और स्पेंड, सेल और परचेज, एसेट और लायबिलिटी, इसका जो है आपको पर्टिकुलर्स मेंटेन करने हैं एज पर सेक्शन 128 फॉरेन कंपनी को अपने इंडियन ऑपरेशंस के। नोट क्या है, एनुअल रिटर्न FC4 में जाता है रजिस्ट्रार के पास 60 डेज फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ फाइनेंशियल ईयर, तो एनुअल रिटर्न जो है वो विद इन जो है 60 डेज ऑफ फाइनेंशियल ईयर के एंड होने के अंदर FC4 के अंदर रजिस्ट्रार को सबमिट होता है। तो अब जो है ये हमारा जो है चैप्टर यहाँ पे आधा खत्म हो गया है, आधा नेक्स्ट लेक्चर में जो कि कल अपलोड हो जाएगा, ठीक है, तो अब तक के लिए इतना ही, थैंक यू एंड प्लीज डू सब्सक्राइब।